90 डिग्री। किसी का माइक कौन है यार? किसका माइक कौन है? एक मिनट। ओके, तो आ गया समझ में? तो यही इसमें ट्रिक थी क्या, कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं मिलेगा, है ना? तो फिर अब कैसे एंगल निकालें? तो यहां से एक्चुअली 2 पॉइंट निकाल के आप फिर भी निकालेंगे तो आंसर तो वही आएगा, है ना? लेकिन इस चीज को जरूर चेक करें कि M1 M2 की वैल्यू -1 आ रही है ना? और ऐसे ही नहीं चेक करना है, M1 M2 की वैल्यू निकालने के बाद जो आपने ओरिजिनल इक्वेशन थी उसका भी यूटिलाइज करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कोशिश करना है कि अगर -1 आ जाए। अगर आ जाए तो आपके कर्व कैसे हो जाएंगे? ऑर्थोगोनल। तो आपका आंसर जो है वो डी पार्ट है, 90 डिग्री। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछना है देख लीजिए आप लोग। किसी और का मैसेज तो आया नहीं मुझे ऐसा, बताइए जल्दी, नहीं तो मैं फिर एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ। चलिए टॉपिक ही पढ़ लेते हैं हम, है ना? हेडिंग डालिए, जेई का टॉपिक है ये, फिर आप इसके क्वेश्चन, हम ये वाले क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो दिया है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड रिलेटेड फैक्ट्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं, फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल दिया हुआ है। हेडिंग डालिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसको है ना ध्यान से सुनिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है? अब यहां पर कोई भी कर्व है ना, कोई भी कर्व है, मान लीजिए ऐसे कर्व बना हुआ है, ठीक है? कर्व हमें नहीं बनाना है कहीं पर भी, ये एक पॉइंट है, ठीक है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए h, k, और ये कर्व की इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, y = fx कर्व है, और इसके किस पॉइंट पर आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल निकालनी है, तो वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। क्या करेंगे, देखिए ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से जाने वाला टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है? तो ये टेंजेंट बना लिए, हमें आता है इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना और भी सारी चीजें। और क्या किया, इसी पॉइंट पर हमने एक नॉर्मल भी बना लिया, है ना? नॉर्मल परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है? उसके बाद ये जो पॉइंट है, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट, ठीक है? दिस इज बी एंड दिस इज सी, और ये आपका ओरिजिन है ओ। मैंने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, किसमें? एक्स एक्सिस पर, ठीक है? एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट एम, ठीक है? तो जब ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है, ऐसा डायग्राम बनेगा, तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना? इसको अभी नहीं लिखिएगा ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? देखिए जो टेंजेंट है ना, जो टेंजेंट है वो अपने इंटरसेक्शन पॉइंट से एक्स एक्सिस तक की उसकी कितनी लेंथ है, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना? वैसे आप तो लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि टेंजेंट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। लेकिन आपको याद होगा क्लास 10th में भी हमने ये किया था। क्लास 10th में यहां से आप इसको ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते थे, है ना, सर्कल में, और यहां से टेंजेंट ड्रॉ करते थे, और इस इंटरसेक्शन से इस लेंथ को, ए बी लेंथ, इसको बोलते थे लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना? और ये भी क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट, और दोनों कैसी होंगी? सेम होंगी। तो इसी तरह से यहां पर भी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या डिफाइन किया गया है?
कि ए बी लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और देखिए ए बी का प्रोजेक्शन जो है, ए बी का प्रोजेक्शन कहां पर, एक्स एक्सिस पर, वो क्या है, बी एम। ये क्या होता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो जो आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल ली है ए बी, अगर उसको एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो लेंथ क्या आएगी, बी एन। ये होती है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, है ना। टेंजेंट के नीचे सब टेंजेंट, ये सारी चीजें किसके साथ हो रही है, एक्स एक्सिस के साथ हो रही है। इसी तरह से फिर आप अब यहां से बता सकते हो कि लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगी। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगी, सेम वही चीज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, जहां से आपने नॉर्मल ड्रॉप किया है वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट तक कट कर रही है। जैसा किसी ने मुझे बता दिया कि ए सी, बिल्कुल सही बताया, ए सी क्या हो जाएगा आपका, लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। एंड सिमिलरली बता सकते हैं कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, दिस विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल। हाँ बिल्कुल सही, ये क्या हो जाएगा, सी एन। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये देखिए। तो हम जानते हैं कि जब टैंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी कर्व पर और वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है ना, तो यही है स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, जो कि क्या होता है हमारा dy अपॉन dx, है ना। क्या होता है ये, स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट, है ना। स्लोप ऑफ टैंजेंट को ही बोलते हैं tan थीटा। तो ये थीटा मान लिया मैंने, तो ये tan थीटा हो जाएगा आपका। तो ये tan थीटा है और ये एंगल 90 है, तो आप एंगल ऑफ ट्राइंगल, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अगर ये 90 आ गया तो इन दोनों का सम 90, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। और ये 90 माइनस थीटा है, देखो ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 90। तो अगर ये 90 है तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा, है ना। और वो थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि ये एंगल थीटा हो गया तो बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा है। ये टोटल सम 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा थीटा। और फिर इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, इतना समझ में आना चाहिए। तो अब सिंपल फॉर्मूले लगा के मुझे क्या पता चलेगा, tan थीटा पता रहेगा क्वेश्चन में, है ना। tan थीटा पता रहेगा तो आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कैसे करेंगे, फॉर्मूले है इसके, याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखिए, इस चीज को नोट कर लीजिए पहले आप, नोट करिए, जूम करके नोट कर लीजिएगा। तब तक मैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिख देता हूं। ये क्वेश्चन है, लिख लिया सबने। ओके, देखिए अब तो ये मैं करता हूं, फिर इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, या फिर आपको समझ में आ रहा है तो कर सकते हैं। थोड़ा उधर से चला गया। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन है, करिए, ट्राई करिए थोड़ा।
फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल फॉर कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसमें क्या करना है, देखो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे निकालेंगे, देखो इसको ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, रफ में चाहें तो कैसे भी एक ऐसा बेसिक डायग्राम बना लो जो हमने ऊपर बनाया है, ठीक है। तो हम उसी डायग्राम की हेल्प लेंगे। ये डायग्राम जो बनाया हमने, ऐसा डायग्राम आप बना सकते हैं फिर से, है ना, बहुत आसान है। चलिए मैं आपके लिए दोबारा बना देता हूँ। कैसे बनाएंगे, जो आपको क्वेश्चन करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाइए, ठीक है, एक कर्व बनाइए। नहीं तो अगर इसको नहीं बनाएंगे ना तो हमें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले कम से कम याद करेंगे तो अच्छा है। और ये पॉइंट है, कोई पॉइंट, क्या पॉइंट दिया गया है, 4,4 दिया गया है, ठीक है। और इस पर ये आपकी टेंजेंट हो गई, और ये हो गई नॉर्मल, ठीक है। ये बोल दिया इसको ए बी सी, और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया एम। अब निकाल लेते हैं सारी चीज, और इसको बोल दो थीटा, और हम अभी कैलकुलेट किए हैं, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, है ना, बाकी 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4, ठीक है। 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4। तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, 2 टू द 4 कट गया, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन y। किस पॉइंट पर निकालना है, 4,4 रख दिया। तो dy अपॉन dx एट 4,4 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, मतलब 1/2। तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसकी हेल्प से हम सब कुछ निकाल लेंगे। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, ए बी होती है। तो क्या किया हमने, इन ट्राइंगल ए बी एम में, तो हाइपोटेनस निकालना है, ये 90 डिग्री हाइपोटेनस निकालना है, और हमें क्या पता है, एंगल पता है। और देखो अगर ये 4,4 है तो हमें हाइट भी पता है, हाइट कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। बेस नहीं बोल सकते 4, लेकिन हाइट बोल सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ना। तो हाइट पता है और हाइपोटेनस निकालना है, और क्या है, एंगल हमें पता है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी। तो यहां से क्या निकालना है, हमें ए एम ए बी निकालना है। तो ए बी कितना हो जाएगा, देखो ए बी इज इक्वल टू ए एम अपॉन साइन थीटा, और ए एम कितना है, 4। तो ए एम तो पता है हमें 4, साइन थीटा पता करना है, तो ये tan थीटा से कर लेंगे, है ना। तो कई तरीके आप कर सकते हो, है ना, इतना तो अभी ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से आता होगा। तो 4 साइन थीटा को ऊपर ले आए कॉसेक थीटा, तो tan की तरफ लेके जाना है, कैसे लेके जाएंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसका रूट लिखेंगे तो उतना ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर tan थीटा 1/2 है तो cot थीटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, 4√5 इज योर आंसर। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों में। अब इसी तरह से हमें क्या निकालना पड़ेगा, सब टेंजेंट। तो सब टेंजेंट मतलब हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है, बीएम निकालना है। तो अब बीएम निकालना है तो क्या करो, tan थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर तो पता ही है और बेस पता करना है हमें। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan थीटा कितना है, 1/2, परपेंडिकुलर कितना है, 4, और बेस कितना है, bm, जो कि पता करना है हमें। तो यहां से bm कितना आ गया, 8 आ गया। आया हम समझ में कैसे निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं, सब नॉर्मल के लिए और नॉर्मल के लिए। तो नॉर्मल देखिए, नॉर्मल मतलब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर AC निकालना है, AC। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एंगल थीटा ये है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, है ना, और उसके नीचे ये क्या होगा, आपका बेस होगा, और ये हाइपोटेनस। तो इस हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो देखो हमें क्या परपेंडिकुलर पता, हाइपोटेनस पता करना है,
और बेस पता है, तो cos थीटा लगा दिया वहां पर। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस आता है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है AM और हाइपोटेनस कितना है AC, ठीक है। तो यहां से हमें AC पता करना है, तो AC इज इक्वल्स टू AM अपॉन cos थीटा, तो AC इज इक्वल्स टू AM, cos थीटा ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा sec थीटा। तो अब यहीं से हमें लगाना है अब क्या, AC इज इक्वल्स टू AM कितना है 4, cos थीटा को sec को tan की तरफ लेके जाना है, तो ये तो बहुत आसान है, हम जानते हैं कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो 4 रूट ऑफ ये कितना दिया है 1/2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 रूट ऑफ 1 प्लस 1/4, एलसीएम ले लीजिए तो रूट 5/4, ठीक है। बाहर आ जाएगा तो 4 इंटू रूट 5 अपॉन 2, 2 2 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 रूट 5। देखिए क्या समझ में आ रहा है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आप निकालना है। इसी तरह से सीएम निकाल लेते हैं। सीएम कैसे निकालेंगे, सब नॉर्मल, सब नॉर्मल। तो अब एंगल थीटा के लिए वो परपेंडिकुलर है और बेस पता है हमें, फिर से tan थीटा लगा दिया, परपेंडिकुलर हो गया CM और बेस हो गया AM, है ना। tan थीटा इज 1/2, परपेंडिकुलर CM निकालना है, AM कितना है 4, 2 2 4, तो CM कितना आ गया 2। सो दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इससे भी बेस्ट वे है कि फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, अगर फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे याद नहीं है, मैं ऐसे ही करता हूं। 1 मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन मेरे 4 फॉर्मूले कम हो जाएंगे याद करने को, और ऐसा कुछ इसमें है नहीं करने के लिए ज्यादा। तो देखो भाई फॉर्मूला क्या होता है लिख लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेज करिए थोड़ा, कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये टॉपिक जो जो हमने पढ़ा अभी। बाकी बच्चे देख लीजिए, आप है ना, समझ लीजिए, कहीं पर कुछ पूछना है पूछ लीजिए, और अगर समझ में आ गया तो हैंड रेज कर दीजिए ताकि मुझे पता चले। अभिषेक, आदर्श, आदेश, आदित्य, अथर, आप लोग भी रिस्पॉन्ड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और भी नीचे भी है, संकेत, रोहित, नेहा, जोएल, यश, अथर। समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, अगर आप क्लास में आए हैं तो समझ में आना चाहिए ना। चलिए भाई, आधे बच्चों को समझ में आ गया है, जिनको नहीं आया है वो बता दें कि क्या पर्टिकुलर चीज पूछना है तो मैं बता दूं। मेरे ख्याल से तो मैंने काफी मीडियम लेवल पर आपको एक्सप्लेन किया है, सारी चीजें एक्सप्लेन की है, एक एक चीज कहां पर क्यों क्या है। चलिए ठीक है, तो काफी बच्चों को समझ में आ गया है ना। जो बच्चे नहीं हाथ उठा रहे हैं शायद वो हाथ नहीं उठाते हैं, उनके हाथों में दर्द है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, है ना, ठीक है। अगर कहीं पूछना चाहते हैं पर्टिकुलर चीज तो पूछ सकते हैं। फॉर्मूले लिख लीजिए ना, फॉर्मूले में बता देता हूँ आप लोगों को, इसके फॉर्मूले क्या है। तो देखो आप आराम से बना सकते हो यहाँ पे फॉर्मूले। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट देखिए यहाँ से, ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो कितना आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखो ए बी इज इक्वल टू, ये क्या है 4, देखिए 4 क्या है परपेंडिकुलर है, यहां से क्या है परपेंडिकुलर के है, के है। अब ये जो के है वो नेगेटिव भी हो सकता है, किसी और क्वाड्रेंट में भी तो जा सकता है। तो क्या लेते हैं हम, लेंथ लेना है क्योंकि हम तो लेंथ निकाल रहे हैं। तो मॉड के क्या है, जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो, जैसे आपको पॉइंट दे दिया 2,-1, तो आप -1 थोड़े रख दोगे लेंथ में, आंसर माइनस में आ जाएगा। तो आपको क्या लेना है, +1 लेना है, लेंथ लेना है बस। यहाँ पे तो ट्राइंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इट डजंट मैटर इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट इज, है ना, वेदर इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। It can be in any quadrant, but when we are using the triangle formulas, है ना, sin theta, cos theta, so we just need the length. So instead of just writing k, we write as mod k. तो देखिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो ये जो 4 था किसकी वैल्यू थी, हाइट थी, तो ये बन गया आपका mod k, ठीक है, mod k। और रूट के अंदर क्या है 1 प्लस cot थीटा,
मतलब 1/tan थीटा का होल स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला है, 1/tan थीटा का होल स्क्वायर मतलब 1/m²। तो डिफरेंशिएट करिए और m निकालिए और यहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा ए बी। सब टेंजेंट देखते हैं बी एम। तो बी एम का फॉर्मूला क्या बना है देखो इधर, टेंजेंट सब टेंजेंट, ये बी एम इज इक्वल टू ए एम मतलब मॉड के और डिवाइडेड बाय tan थीटा। tan थीटा डिनोमिनेटर में जाएगा और ऊपर आके क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, मॉड के अपॉन एम, यहां से आया बी एम, यही लिखा था tan थीटा इज इक्वल टू एम अपॉन बी एम। एम क्या है, हाइट, और बी एम tan थीटा को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो बी एम की वैल्यू कितनी आ गई, एम अपॉन tan थीटा। तो एम क्या है, मॉड के, और tan थीटा क्या है हमारा एम, जो हमने निकाला था, ठीक है। और नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल ए सी इज इक्वल टू, ये देख लो यहां से बहुत आराम से बता सकते हैं, ये ए सी इज इक्वल टू ए एम मतलब मॉड के, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में सब नॉर्मल, सब नॉर्मल क्या है आपका, कहां गया, इधर है, सी एम। तो देखो कितना दिखेगा यहां से, सी एम इज इक्वल टू ए एम अपॉन tan थीटा, है ना। तो यहां से लिख देते हैं सी एम इज इक्वल टू मॉड के अपॉन एम। सही है, tan थीटा इज इक्वल टू सी एम अपॉन ए एम। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, सी एम इज सब नॉर्मल है, हाँ सी एम इज सब नॉर्मल। लेट मी चेक वन, दोनों के फॉर्मूले सेम है क्या, ओके ओके, हाँ ये हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। सी एम क्या होगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ए एम tan थीटा, और ए एम क्या है, मॉड के, तो मॉड के इंटू एम आएगा, मॉड के इंटू एम। तो ये चार फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं, तो बहुत बहुत बधाई। नहीं कर सकते हैं तो मैंने तरीका बता दिया आराम से करने का, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन जो शीट में दिए उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी आइए क्वेश्चन नंबर, ये है 11, 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करिए थोड़ा, है ना, सबके पास आई होप सो शीट शीट है। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करिए, जिसका हो जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 ये ट्राई करिए, आपको मैं थोड़ा टाइम देता हूं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर अभी करना है ना, 26, 27, 28, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन करिए, आपके पास 5 मिनट का टाइम है। अच्छा ये बताइए मुझे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ा है क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन नंबर 29 है इस पर बेस, बताइए मुझे जल्दी। नहीं पढ़ा, चलिए ठीक है, तो इसके बाद हम वो पढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो अ सिंपल टॉपिक बट ऑल्सो इट इज ऑल्सो इन बोर्ड ऑल्सो, सम क्वेश्चंस आर गिवन रिलेटेड टू इट। करिए, तो आपके पास 5 मिनट का टाइम है ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो 5 मिनट में आता हूं मैं आपके पास दोबारा। आई होप सबके पास शीट है, ग्रुप में भेजा था, है ना, नहीं है तो ग्रुप में चेक कर लीजिए, मिल जाएगी। करिए, ठीक है, आपके पास 5 मिनट का टाइम है। दिस इज 7:20, तो अराउंड 7:25
हम्म, किस किस के हो गए पांचों क्वेश्चन? पहले दो कर लिए सबने, 11 12? किसी का आया आंसर? 12th क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, 11th का डी पार्ट आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आप लोगों ने कम से कम क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया होगा, अब उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए भाई, जिसको नहीं आया, सीधी सी बात दी हुई है। इसमें क्या है? कर्व है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, हाँ। और इसमें किस पॉइंट पर आपको निकालना है? 4,4 पर निकालना है। क्या निकालना है? सम ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट टू द कर्व, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स sum of intercepts made by uh, tangent to this curve at point 4,4 on coordinate axis। ठीक है, तो देखते हैं। तो सम ऑफ टेंजेंट क्या होगा? क्या लगा है सम ऑफ टेंजेंट? मतलब intercepts made by tangent to this curve at point on the coordinate axis। तो ये डायरेक्टली उससे रिलेटेड है क्या? तो किसने किया है? हाँ, सूरज आपका ये हो गया है ना। तो क्या किया आपने बताइए, कैसे किया? लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाल के ऐड कर दिया, ऐसे किया? तो आंसर आ गया ना। चलिए ठीक है, हाँ सही है। देखिए, तो क्या करना है इसमें कि कोई भी कर्व है, उसका टेंजेंट क्या कर रहा है? जो इंटरसेप्ट बना रहा है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, वही है क्या है? लेंथ ऑफ आपका टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो ये दोनों ही निकाल के आपको ऐड करने हैं। तो यहां से सबसे पहले स्लोप निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर। कितना आ जाएगा? 1/2 रूट एक्स इंटू प्लस 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो यहां से आ जाएगा 1/2 रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 रूट एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा? माइनस का रूट वाई अपॉन रूट एक्स। और किस पॉइंट पर निकालना है आपको? 4,4 पर। तो यहाँ पर रख दीजिए -√4 अपॉन √4। तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -1 आ गया। तो tan थीटा की वैल्यू या फिर m की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। तो अब लगा देते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट है, ए बी है ना, और ए सी। तो ए बी प्लस ए सी निकालना है आपको। तो मतलब मॉड के रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर और प्लस मॉड के रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये निकालना है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, अंदर एम स्क्वायर एलसीएम लिया, तो क्या बनेगा? एम स्क्वायर प्लस 1 मॉड के रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, मॉड ऑफ रूट के 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहां पर देखो, न्यूमरेटर में मॉड ऑफ के रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर बाहर ले लिया है ना। इसमें देखो यहाँ पर क्या बचेगा? 1/m बच जाएगा, क्योंकि एम स्क्वायर बाहर आएगा, और +1। अब वैल्यू रख देते हैं, m की वैल्यू -1 है हमारे पास। तो m की वैल्यू -1 रखेंगे यहां से। तो ये तो, हाँ, एक मिनट, m की वैल्यू -1, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे कर दिया तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या होगा ना, एक चीज आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। रूट एम स्क्वायर जो होता है, ये बाहर मॉड m जैसे आता है। किसी भी नंबर का रूट होता है ना अंदर, ऐसे बाहर आता है। क्यों क्यों आता है ऐसे बाहर? क्योंकि मान लीजिए m की वैल्यू -1 हुई है, तो अगर कोई बोल रहा है कि रूट एम स्क्वायर की वैल्यू m आएगी, है ना,
तो नहीं आ सकती। इस हिसाब से रूट -1 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? -1 आनी चाहिए। एम ही आना चाहिए ना, कुछ नहीं करना। तो हमें क्या करना रहता है, अंदर का नंबर स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो आंसर तो पॉजिटिव आना है ना। तो रूट से आंसर कैसे नेगेटिव आ सकता है? कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ नहीं रहे। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो y कोऑर्डिनेट कितना है? 4 दिया हुआ है, तो 4 रूट ऑफ 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 अपॉन -1 का मॉड 1 प्लस ये भी कितना हो गया? 4 रूट ऑफ 1 प्लस 1, तो 4 रूट 2 प्लस 4 रूट 2, तो 8 रूट 2 इज द आंसर, सी पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से रिलेटेड। क्या दिया हुआ है देखो, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व की बात हो रही है, ay स्क्वायर इज इक्वल्स टू x क्यूब। ठीक है, x क्यूब। तो इसके बारे में जानते हैं क्या लिखा हुआ है? एब्सिसा, है ना, ABSCISS। क्या होता है एब्सिसा? बताइए मुझे। The normal at which cut off equal intercept from the axis, x axis। बहुत बढ़िया, है ना। क्लास 9 पे पढ़ा होगा आपने एब्सिसा ऑर्डिनेट, है ना। ये दूसरे नाम होते हैं, इसको कंपटीशन लेवल पर यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा इसको, है ना। एब्सिसा ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो क्लास 9 में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हुई थी तो उसमें ये बताया गया होगा आपको। याद कहाँ क्लास 9 का सब, तो ऐसा लगता है पिछले जन्म की बात थी। देखो क्या बोल रहे हैं, तो इसने क्या बोला, देखो एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑन दिस। तो इस पर एक कोई पॉइंट है जिसके एक्स कोऑर्डिनेट की बात क्या कर रहे हैं, द नॉर्मल एट विच कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस, है ना। तो सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कितना आएगा, 2ay dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। इतना तो आ गया। अब क्या बोल रहा है देखो, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व। तो एब्सिसा बताना है, मतलब इस पर कोई पॉइंट होगा x, y, ये आपको बताना है। ठीक है, उस पॉइंट पर क्या है, द नॉर्मल एट विच कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, तो इस बात पर क्या है, इंटरसेप्ट्स आपके कैसे हैं, इक्वल है। तो इंटरसेप्ट इक्वल है तो मतलब क्या है, आपका टेंजेंट का लेंथ और नॉर्मल का लेंथ ये कैसा हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा, है ना। करिए इसको बराबर करके देखो, इससे आंसर आएगा आपको। यहां से आपको tan थीटा की वैल्यू पता है। देखिए, तो इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ये डायग्राम है और यहां पर टेंजेंट ये आ गई, ठीक है, और ये नॉर्मल है। अब ये क्या बोल रहा है देखो, ये तो आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल है, सब टेंजेंट सब नॉर्मल। तो इसमें ये बोल रहा है कि एट विच कट ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट आ रहा है, मतलब एक्चुअल में ये दोनों लेंथ बराबर है ना। एक्सिस पर लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ आ रही है। तो सब टेंजेंट सब नॉर्मल को भी बोल सकते हैं कि इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, है ना, जो भी नॉर्मल है या टेंजेंट है, दोनों जो इंटरसेप्ट बना रहे हैं। तो अगर ये दोनों बराबर है तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो ये एंगल थीटा था, है ना,
तो अगर ये एंगल थीटा है तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्राइंगल में, अच्छा एक मिनट रुकिए, क्या 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 बताया था अभी, मैंने कुछ और बताया था ना शायद इसमें, कि एक मिनट पढ़ लेते हैं। द एक्सिस ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व दिस द नॉर्मल एट विच कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। अच्छा इक्वल इंटरसेप्ट्स की बात हो रही है ना, हाँ तो सेम जो कॉन्सेप्ट हमने पहले लगाया था, अभी मैंने बताया था शायद, हाँ इक्वल इंटरसेप्ट मतलब इसकी बात हो रही है, टेंजेंट की लेंथ और नॉर्मल की लेंथ, इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट्स की लेंथ। हाँ तो ये बराबर नहीं होंगे, क्या बराबर होंगे आपके, टेंजेंट की लेंथ और नॉर्मल की लेंथ, ये बराबर दिया हुआ है। तो ये एंगल अगर थीटा है, और आपने पढ़ा था कि ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो ये दोनों थीटा हो गए, ठीक है। और ये एंगल हम जानते हैं कितना है, 90, तो इन तीनों का सम कितना आ जाएगा, 180 होता है। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 हो गया। बात आई समझ में, थीटा 45 आ गया अगर, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, tan 45 है ना। और tan थीटा ही तो होता है आपका dy अपॉन dx, तो ये कितना आ गया, 3x स्क्वायर अपॉन 2a बाई आ गया इतना, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहां से एक इक्वेशन मिल गई, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बाई, ठीक है, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बाई। अब देखो मुझे क्या निकालना है, यहां से x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहां थोड़ा हेल्प लिया मैंने, तो किसी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay है ना, तो मैं y की वैल्यू रख देता हूं तो x आ जाएगा। तो y की वैल्यू है कितनी, देखो ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई a, तो y कितना आ जाएगा, तो रूट ऑफ एक्स क्यूब बाई a यहां पर रख दिया, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, रूट ऑफ एक्स क्यूब बाई a, सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया 9x की पावर 4 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन a। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, एक a से एक a कट जाएगा, एक्स क्यूब से x कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर x बचेगा 9 के साथ इज इक्वल टू 4a, तो x की वैल्यू आ गई 4a बाई 9। देखो ये है क्या ऑप्शन में, हाँ डी पार्ट इज द आंसर। आई होप से समझ में आया है ना। लेंथ ऑफ लेंथ ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है आपका, आपका टेंजेंट का लेंथ और नॉर्मल का लेंथ ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो वहां से एंगल आपका आइसोसेलेस हो गया, और बीच वाला एंगल तो 90 होता ही है। क्यों है 90, क्योंकि जहां पर टेंजेंट और नॉर्मल इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर एंगल कैसा होता है, 90 होता है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट नॉर्मल, जो 26 27 28 क्वेश्चंस हैं इसको कर लेते हैं। तो देखिए ये तो आराम से हो जाएंगे आपके, जस्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 26 क्या पूछा है, लेंथ ऑफ नॉर्मल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ टेंजेंट का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो ऊपर से देख सकते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल कितना था, मॉड के रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और लेंथ ऑफ टेंजेंट आपने लिखा होगा रूट के स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, के स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, के स्क्वायर, अंदर देखो एम स्क्वायर एलसीएम ले लो तो एम स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और होल स्क्वायर करेंगे तो रूट तो कट जाएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर से ये कट गया, तो ये एम स्क्वायर आ गया। अब ये किसके बराबर है आपको देखना पड़ेगा, तो यहाँ सब नॉर्मल सब टेंजेंट की बात हो रही है, तो एक बार सब नॉर्मल और सब टेंजेंट का रेशियो निकाल लेते हैं, तो इससे आइडिया लग जाएगा पहले दूसरे पार्ट का। तो सब नॉर्मल ऊपर से देखो कितना था, मॉड के एम था नीचे वाला है ना, और वो मॉड के बाई एम था, तो यहां से कितना आ गया, देखिए ये है मॉड के एम और ये है मॉड के बाई एम, तो ये कट गया एम स्क्वायर, तो पहली बार में आ गया। तो सब नॉर्मल अपॉन सब टेंजेंट, तो ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप से समझ में आया, सिंपल है, उसमें फॉर्मूला रखना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल अपॉन टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर, तो दोनों वैल्यूज रख दी है ना। इस फॉर्मूले को आप जल्दी जल्दी वहां पे डिराइव भी कर सकते हैं, और याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं। डीएम आपका टेंजेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व सब टेंजेंट और
सब नॉर्मल का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ क्या, तो यही पूछा है। हाँ बहुत बढ़िया, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो सब टेंजेंट क्या होता है, मॉड के अपॉन एम। सब नॉर्मल क्या होता है, मॉड के इंटू एम। ये कट गया, तो ये क्या आ गया, मॉड के का स्क्वायर आ गया। तो क्या दिया हुआ है, ये ऑप्शन में देख लीजिए, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इसका क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया था, तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। 28 कितना आया बताइए, एट एनी पॉइंट रूट ऑफ सब नॉर्मल अपॉन सब टेंजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब नॉर्मल सब टेंजेंट का रेशियो हमने निकाला था एम स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, एम आ गया। तो बता दो इसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट, सी आंसर है कितना सिंपल है। चलिए तो ये बात हो गई हमारी, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखते हैं क्या होता है। सी, हाँ सी आंसर आ गया। अगली हेडिंग डाल लीजिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन, तो देखिए समझाने के लिए मैं बता देता हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। कुछ दो तीन इसके डेफिनेशन है जो हमारे काम के, वो हम देखते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, वन सेंस में समझने के लिए अगर देखें, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है, और एक कर्व की बात हो रही है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और इसके एक पॉइंट की बात कर रहे हैं 0,0, ठीक है। पूछा गया है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, है ना, ये कर्व दिया है, ये पॉइंट दिया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सिंपल क्वेश्चन है, करिए थोड़ा। इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, क्या आ रही है। ये जो कर्व है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब ऐसे बनता है, जानते होंगे, पॉइंट रख के नहीं तो निकाल सकते हैं, ऐसा बनता है। टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए, थोड़ा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आ रही है। लेवल 2 में किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना है, जिन्होंने लगाया है, सूरज आपने लगाया है अगर, तो लेवल 2 का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको भी बता देता हूँ। बताइए किसी का आया, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट में इतना मेहनत नहीं लगना चाहिए निकालने के लिए। किसी का नहीं है। y इज इक्वल्स टू 3x क्यूब, ना यार कुछ गड़बड़ कर दिया। देखिए भैया आप लोग 0,0 पर निकालना था ना, इस ये भाई साहब को भूल गए शायद, देखते हैं।
तो देखो डिफरेंशिएट कर दिया, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ठीक है, किस पॉइंट पर निकालना है? 0,0। इसको रखो यहां पर। इस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया? 0 आया। इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, अब आया इतनी देर के बाद, y इज इक्वल्स टू 0। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। तो y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0 टाइम्स x माइनस 0। देखो सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू 0 आ गया। y इज इक्वल्स टू 0 किसकी इक्वेशन होती है? आई होप तो ये सबको पता है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है। बहुत बढ़िया। तो देखो एक मैजिक दिखाते हैं आपको, देखिएगा, है ना, मैथ्स का मैजिक। ये क्या है? जो कर्व लिखा हुआ है उसको ड्रॉ किया मैंने, है ना, ऐसे बनता है। y इज इक्वल टू एक्स, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे तो 27 आएगा, -1 रखेंगे तो -1 आएगा, -2 रखेंगे तो -8 आएगा, और -3 रखेंगे तो -27 आएगा। ऐसे पॉइंट सारे कलेक्ट करके बना दिया। तो देखो 0,0 एक पॉइंट है, और इस पर आपने इस कर्व के जनरली कर्व की टेंजेंट जो बनती है वो कैसी बनती है? ऐसी बनती है ना। ये आपका कर्व हो गया और टेंजेंट ऐसे टच करके निकल जाता है ना। यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये है टेंजेंट की इक्वेशन। मेरे ख्याल से देख पा रहे हैं सब लोग, मैं बनाता हूं। ये है टेंजेंट की इक्वेशन, कर्व के बीच से निकल रही है। यही तो आई है ना, y इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कैसे? यही होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसा पॉइंट जहां पर जो टेंजेंट की कर्व की इक्वेशन है, जो टेंजेंट है वो कर्व को काट के निकल जाए अंदर से, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लिखिए डेफिनेशन, लिख लीजिए इसकी। पहली डेफिनेशन है ये। क्या है डेफिनेशन? लिखिए, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट where tangent intersects the curve, where tangent intersects the curve। ये बात समझ में आ गई, है ना। इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और वो पॉइंट है क्या? 0,0। ये पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, अब देखो ये जो दिया हुआ है डिफरेंशिएशन, मान लीजिए आप इसमें मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट कर रहे होते, है ना, मैक्सिमा मिनिमा, तो क्या करते? इसको 0 के बराबर रखते, पॉइंट क्या आता है? 0, है ना। इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 6x आएगा। अब देखो x बराबर 0 रखो यहाँ पर, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ये तो केस हमने देखा ही नहीं। हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जब एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, उसको 0 के बराबर रखते हैं, वहां से क्या आता है? क्रिटिकल पॉइंट। और दोबारा डिफरेंशिएट करके उसमें वैल्यू रख के हम पता कर लेते हैं कि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मैक्सिमा मिनिमा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा। तो अगर कभी सोचा कि मान लो 0 हो जाए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तब क्या करेंगे? तो ऐसे केस में भी देखिए मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, इसके मैक्सिमा मिनिमा के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, तो एक ग्राफ में देखो मुझे कहीं मैक्सिमा मिनिमा दिख ही नहीं रहा है। जो 0 पॉइंट दिया है उस पर मैक्सिमम मिनिमम तो आ ही नहीं रहा है। तो देखिए क्या होता है, तो ये पॉइंट डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जहां पर 0 हो जाए, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये निकालने का तरीका होता है। हम क्या करते हैं? डबल बार डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख देते हैं, है ना, और वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जितने पॉइंट आएंगे एक्स की वैल्यूज, वो होगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और वहां पर क्या होगा? जो टेंजेंट होगी वो कर्व को इंटरसेक्ट करके जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको ज्योमेट्रिकली भी बता दिया और मैथमेटिकली भी बता दिया।
अब इसका जो एक लौता क्वेश्चन दिया गया है आपके इस क्वेश्चन में, उसको देख लीजिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब अगर आपको समझ में आ गया है, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो और तुरंत बताओ आंसर। पढ़िए 29। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टू द कर्व, 2 बार डिफरेंशिएट करो और 0 रखो, कितना आ रहा है? बी इज द आंसर। खत्म। बी पार्ट इज द आंसर। चलिए ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने रेट मेजर भी नहीं पढ़ा हुआ है ना? अभी पढ़ाएंगे सर ये वाली एक्सरसाइज। अभी क्या चल रहा है? क्या चल रहा है बताइए मुझे, आपकी क्लास में, रेगुलर क्लास में क्या पढ़ रहे हैं? इंटीग्रेशन तो नहीं स्टार्ट हो गया? लीनियर प्रोग्रामिंग? एरर चल रहा है? डिलीटेड है? आईआईटी में तो डिलीटेड नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसको करवा देता हूँ, इसी से आपको समझ में आ जाएगा रेट मेजर क्या होता है। रेट मेजर क्या होता है? देखो, डीवाई अपॉन डीएक्स जो होता है ना, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डीवाई बाई डीएक्स को ही बोलते हैं। जनरली कहां यूज होता है? ऐसे यूज होता है, डीएस अपॉन डीटी। क्या है ये? रेट। इसका जनरली मतलब टाइम होता है, हर जगह नहीं लेकिन काफी सारे केसेस में। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको? क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड, फिजिक्स में जाइए थोड़ा, स्पीड। ओके, हाँ, वेलोसिटी। वेलोसिटी। और फिर आप जानते होंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। हाँ, बहुत बढ़िया, एक्सेलरेशन। तो एक्चुअल में जितना भी डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे हैं ना, ये लगता है फिजिक्स में। यहां पर जहां पर भी डीएस अपॉन डीटी आया, कहीं पर भी रेट ऑफ चेंज आ रहा है, अब उसको हम जनरलाइज करके डी वाई अपॉन डीएक्स जैसे पूरा पढ़ लिया, ताकि वो सारी चीजें वहां पर लगा सके। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखो। अ बलून विथ विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, तो जनरली बलून जो होते हैं स्फीयर के फॉर्म में नहीं होते, लेकिन यहां पर ऐसा दिया गया है। हैज अ वेरिएबल डायमीटर, तो डायमीटर जो है उसको डी मान लिया, एंड दिस इज गिवन एज p/2 टाइम्स 2x प्लस 3, ये डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x विल बी, क्या पूछा? ठीक है, तो जो बलून है, ऐसा कोई बलून होगा, है ना, इसका डायमीटर d, और वॉल्यूम का भी डिस्कशन है तो वॉल्यूम v मान लिया। क्वेश्चन में पढ़ लो क्या पूछा गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये निकालना है मुझे। तो भाई अगर हम v को डिफरेंशिएट तभी कर सकते हैं जब हमें v का फंक्शन पता है। तो मुझे बताइए कि भाई स्फीयर है अगर, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम बताइए मुझे जल्दी, पता होगा आप लोगों को, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो मुझे क्या इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है क्योंकि आंसर x में आ रहा है, तो हम इसको x में बना लेते हैं। तो 4/3 पाई, तो रेडियस क्या हो जाएगा, या अगर ये डायमीटर तो इसका हाफ कर देते हैं, तो 3/4 2x प्लस 3 का होल क्यूब। बात आ रही होगी समझ में? 4/3 पाई कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, 3³/4³ मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3 का होल क्यूब। तो देखो एक 4 से एक 4 कट गया, स्क्वायर बचा, है ना, स्क्वायर बचा। अरे एक 3 से एक 3 कट गया, स्क्वायर बचा, तो ऊपर 9 नीचे 16 पाई 2x प्लस 3 का होल क्यूब। ये v आ गया, क्या करना है, सीधे सीधे dv अपॉन dx निकाल दीजिए। तो 9/16 पाई, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया, यही आंसर है आपका। 27/16 पाई
2x+3 का होल स्क्वायर, ऑब्वियसली चेन रूल लगेगा तो कितना आ जाएगा, वहां से 2 आ जाएगा, तो इसको 2 8 जा 16 कर दीजिएगा, आंसर डिनोमिनेटर में कितना आएगा 8। तो ये आपका आंसर है 27/8 पाई 2x+3 का होल स्क्वायर। इट सीम्स दिस इज बी पार्ट। आया समझ में? काफी सिंपल है, इस तरह से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन भी देख लो। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। तो एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, रेडियस आर मान ली मैंने अपनी तरफ से। तो क्या पूछा है देखो, अगर इसमें एक तो एरिया के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो मैंने एरिया ए मान लिया, और सरकमफेरेंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है उसको मैंने सी मान लिया। पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब डी ए with respect to its circumference divided by dc when the radius is 3। ये पूछा है मुझसे। तो ये क्या है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया हम जानते हैं दैट दिस इज पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया आंसर आ गया किसी वजह से सी, बहुत बढ़िया। और सी कितना होता है, 2 पाई आर होता है सरकमफेरेंस। तो कैसे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको कर दिया डी ए बाई डी आर, दिस विल कम 2 पाई आर। इसको कर दिया डी सी बाई डी आर, दिस विल कम 2 पाई। इससे इसको डिवाइड कर दिया तो डी ए बाई डी सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 पाई आर बाई 2 पाई आ जाएगा, तो आर आ जाएगा यहां से। और डी ए बाई डी सी, आर रखना कितना है, आर 3 रखना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आया समझ में? काफी सिंपल था। चलिए ठीक है, तो फिर हम यही खत्म करते हैं। लेवल 2 पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमने जेई वाले कॉन्सेप्ट पढ़ लिए काफी, है ना। जो एक्स्ट्रा थोड़े बहुत बचे हुए थे इसमें आते हैं। तो अभी आप लोग कल देखिए, कल तक लगा सकते हैं तो लगा लीजिएगा। कल हम मोनोटोनिसिटी के डाउट्स करेंगे, ठीक है। और अगर इसके पहले लेवल 2 में जो भी डाउट्स होगा उसको भी क्लियर कर लेंगे। मोनोटोनिसिटी में ऐसा तो एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, और मैक्सिमम मिनिमम भी खत्म करने की कोशिश करेंगे कल ही। तो आप लोग यार क्वेश्चन थोड़ा सिलेक्ट करके लेके आना, है ना। तब तो कर पाएंगे, नहीं तो मैं पढ़ाता तो रह नहीं सकता हूँ ना, उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। अभी तो यहाँ एक्स्ट्रा टॉपिक तो पढ़ा दिए। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम पर 6:30। तो कुछ कहना चाह रहा है? ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, वेलकम।